ये भी की गई हैं कि उसमें एक्सट्रूजन ऑफ डिब्री को भी मेजर किया गया, उनका ड्राई वेट भी लिया गया, उनका वेट वेट भी लिया गया। इवन फाइल सिस्टम्स, मॉडर्न रोटरी फाइल सिस्टम्स, आपको याद होगा कुछ अर्से पहले वेव वन डेंसप्लाई ने लॉन्च किया था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इट वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिब्री। उस फाइल का डिज़ाइन ये था कि इट वाज एक्सर्टिंग अ लिटिल प्रेशर, इट वाज एक्चुअली लाइक पुशिंग द डिब्री आउट ऑफ द एपेक्स व्हिच वाज लीडिंग टू पोस्ट ऑफ पेन। अच्छा, उसी की टक्कर में VDW जर्मनी ने एक फाइल सिस्टम निकाला था रेसिप्रोक के नाम से, जो कि पायनियर किया था। उन दोनों की स्टडीज हुई, वो भी रेसिप्रोक है सिंगल फाइल, वो भी रेसिप्रोक सिंगल फाइल, दोनों का सेम पेपर। बट पोस्ट ऑफ पेन जो है वो वेव वन में ज़्यादा है, वेव वन गोल्ड नहीं, वेव वन जो पुराना जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, बट रेसिप्रोक में इंतहाई कम है। रीज़न क्या है? बिकॉज इट वॉज एक्सक्लूडिंग अ लॉट ऑफ डिग्री। मैं आपको बात कर रहा हूँ 0.12 मिलीमीटर। What is that? It's even smaller than the human hair. वहाँ से कितने एक्सट्रूड हो जाएगा? Okay. And research says that you have to establish the patency. आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ से सीलर एक्सट्रूड हुआ है, यहाँ से सब आपका एपिकल बर्थ की सारी चीजें कैसे बनेगी? ठीक है, आपका एलिगेंट इस ऑल द वे इस एरिया तक गया है, आपके डेब्री पैक नहीं है। So there are a lot of reasons for establishment of the patency. Okay. So we will discuss a little bit about the file system and the Anu motor, obviously the rotary mechanics. So today we are going to discuss the HyFlex EDM. EDM stands for Electrical Discharge Machining. Machining जब इस फाइल को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं ना, जब इसको रोटेट कर रहे होते हैं, उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, which hardens the surface and increases the flexibility. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इस फाइल की इंप्रूव हो जाती है that it is 700 times more flexible than traditional NiTi instruments. Another property of this file that it has a shape memory, a controlled memory. आपने देखा होगा ना NiTi की फाइल, आपने उसको बेंड किया, it has a shape memory, वो रिकॉइल बैक कर जाती है, ठीक है। अब कर्व कैनाल के अंदर प्रॉब्लम है इस किस्म की फाइल्स को यूज करने का, उनकी शेप मेमोरी ना उनको स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही होती है, और अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आप एपिकल एरिया में रखें, इट टेंड टू कॉज ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज ऑफ द रिकॉइल फोर्स, बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ द ओवरकटिंग। तो कंट्रोल मेमोरी उसका ये होता है कि वो कर्व कैनाल है, इट विल फॉलो इट एंड देन इट विल प्रिपेयर, यू विल सी दैट। ओके, बेसिकली हमारे दिस इज a 3 फाइल सिस्टम, बट हम यहाँ पर एक orifice enlargement in lieu of GGs की जगह हम यहाँ पर orifice, and we will create the glide path with hand file rather than using the rotary, and then we will just prepare the apical portion. So we have skipped it, means one file for the orifice enlargement, one for the apical. That's it. The endo is done. This is how quick it is. Sequence क्या होगा? आपने एक्सेस ओपनिंग की, एक्सेस ओपनिंग करने के बाद यू विल enlarge the orifice, orifice enlargement करेंगे, you will just scout the apical part कि आपका apically जो है glide path है या नहीं है। Number 10, आपको ये नहीं कह रहे कि 10, 15, 15/20 तक glide path बनाओ, then use the instrument. No, उसके बाद आप directly glide path बना सकते हैं। That glide path file will create an optimal pathway for the shaping file, जिसने बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, and you can easily prepare the apical preparation. अब इसकी जो फाइल की इतनी अच्छी चीज क्या है? There are variety of instruments in the market. बहुत सारे instruments हैं। Number 1, आप इसको repeated use बहुत अच्छा है। Number 2, it can follow whatever case you are doing. किसी भी clinical scenario के अंदर आप इसे use कर सकते हैं। और सबसे important चीज ये है कि ये strong बहुत है, very extremely resistant to fracture. Second, shape the way you want. क्योंकि इनकी कंट्रोल मेमोरी है, इनकी कोई अपनी मेमोरी नहीं है। At the end क्या हुआ? Reduce preparation time, means endo फौरन हो गई है, that's it. Actually, अब इसमें इनका overall design pattern है क्या? मैं एक्चुअली मेट्रोलॉजी में जाना नहीं चाहता, बट ये है कि आप देखेंगे ना इनकी ओवरऑल क्रॉस सेक्शन ये डिफरेंट है। इससे पहले क्या होता था कि एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की फाइल है तो वो ओवरऑल ट्रायंगुलर है,
स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की फाइल है तो ओवरऑल स्क्वायर है। यहाँ पर वेरिएबल पैटर्न दिया हुआ है कि जहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा होगा वहाँ पर ट्रेपेजॉइडल दे दिया है, कहीं पर स्क्वायर कर दिया है और कहीं पर ट्रायंगुलर कर दिया है। मीन्स कि यहाँ पर ये डेंटिन जो इंगेज कर रही है उस तरीके से नहीं कर रही है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और जिस जगह पर टॉर्क ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जहाँ पर आपको लगता है कि फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, उस स्पेसिफिक एरिया से फाइल को ट्रायंगुलर के बजाय ट्रेपेजॉइडल कर दिया गया है ताकि लेस डेंटिन इंगेजमेंट एंड बेटर प्रिपरेशन, फाइल ज़्यादा बाइंड ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगा। सो मैकेनिक्स में आपने कभी भी जो स्लो स्पीड, जो आपकी जो हैंड पीस की जो होती है वो आपने यूज़ नहीं करना कभी भी। उसमें RPMs होते हैं, रोटेशन होते हैं, वो भी आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। टॉर्क तो आप उसमें मेजर कर नहीं सकते बिकॉज इट्स न्यूमेटिक, एयर कंट्रोल से आपके पास में आ गया। तो यू नीड एन एंडोमोटर, अ डेडिकेटेड एंडोमोटर। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है, अब वो 2-2.5 लाख की एंडोमोटर्स नहीं है, काफ़ी इकोनॉमिकल हो चुकी हैं एंडोमोटर्स। इसमें यूजुअली पुश बटन टाइप और लैच टाइप दो टाइप के आते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप जो भी लेने के लिए जाए ना, आपने पुश बटन टाइप वाला हैंड पीस लेना है। इसके दो एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 ये कि जो फाइल का जो लैच अटैचमेंट होती है ये सिर्फ वही इसमें अटैच होता है। अगर आप लैच टाइप के अंदर जाएंगे, फाइल के 1-2 मिलीमीटर एक्स्ट्रा उसमें चले जाता है बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द हेड। उसका हेड इस तरह का है। जो पुश बटन है उसका हेड काफ़ी स्मॉल है, वो आपकी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देता है। और अमाउंट में आई थिंक 1000 का डिफरेंस है। अगर ये 5000 का लैच का हैंड पीस मिलता है चाइनीज, तो ये जो है आपको 6000 या 7000 का पुश बटन टाइप मिलेगा, बट इट्स बेटर। गियर रिडक्शन आप इसको स्लो स्पीड के साथ नहीं यूज़ कर सकते, डेडिकेटेड एंडोमोटर चाहिए आपको। अच्छा, एंडोमोटर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें जिसको हम RPM में काउंट करते हैं, मींस रोटेशंस पर मिनट या राउंड्स पर मिनट। और सेकंड चीज़ है टॉर्क। मैं पूछना चाहूँगा आप में से कितने लोगों के माइंड में टॉर्क का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, बुकिश कॉन्सेप्ट नहीं, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट। व्हाट इज टॉर्क? सर प्लीज। फोर्स है, मतलब बाइंडिंग, जहाँ पे बाइंडिंग आएगी वो इतनी फोर्स के साथ। बाइंडिंग मींस रेजिस्टेंस टू रोटेशन, रेजिस्टेंस टू रोटेशन, उसको हम एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल अगर आप इस चीज़ को रोटेट कर रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री है, इट मीन्स इसमें इसको इतनी ज़्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड नहीं है। इफ आई अप्लाई द रेजिस्टेंस, इट इज़ हार्ड फॉर मी टू रोटेट इट, दिस इज टॉर्क। सो अगेन यहाँ पर स्पीड और टॉर्क दोनों का रिलेशनशिप आप समझें। जैसे कि गाड़ी के अंदर आप कार स्टार्ट करते हैं मैनुअल शिफ्ट में, आप डायरेक्टली सेकंड गियर के अंदर गाड़ी मूव नहीं कर सकते। यू हैव टू कम इन द फर्स्ट गियर, मीन्स यू नीड टॉर्क to rotate the wheels. Again, you need some torque. अगर for example minimal torque GGs के लिए recommended torque है इसमें 4 न्यूटन्स, और अगर आप उसको 1.2 पे यूज़ करेंगे वो फौरन बाइंड होगा और कटिंग ही नहीं करेगा। तो इसलिए ऑप्टिमम वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको रिलेशनशिप्स समझा दूंगा। रोटेशनल स्पीड देख हाउ फास्ट इट इज रोटेटिंग एंड परफॉर्मिंग इट्स जॉब। रिलेशनशिप ये कि जब भी आप टॉर्क इंक्रीज करें मीन्स रेजिस्टेंस, so you have to decrease the rotational speed, and if you are increasing the rotational speed, decrease the torque, because in any situation के अगर उनकी recommended value के साथ hit होगी तो फाइल ना टूटे, फाइल can only stop and auto rewind, bind ना। ये चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। इसके अंदर जो चाइनीज़ हैं या जो ब्रांडेड एंडोमोटर जितनी भी, वहाँ पर आपको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आपको जो है यूनिट मिलेगा, मैं आपको भी कन्वर्जन भी बता दूँगा। और यूजुअली चाइनीज़ या ब्रांडेड उनमें भी हमारे पास न्यूटन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आता है। अगर फॉर एग्जांपल मिली, आजकल कुछ एंडोमोटर्स आई हुई इसमें मिली न्यूटन्स भी दिया हुआ है। सो अब मैं आपको ज़रा इसके कन्वर्जन बता दूँ कि फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ लाइक 1 न्यूटन्स इक्वल्स टू 98 grams or 100 grams per centimeter square. For example, if I say that use this file at 1.2 torque, and I told you the units of newtons, and you have got the endomotor of grams, so you have to turn it to 120. Okay, 100 equals to 1. That is simple. Milli, just 10. Add. For example, 1 newton
10 मिली न्यूटन और 100 ग्राम्स। समझ गए आप? फॉर एग्जाम्पल 1.5 की वैल्यू है तो इट इज 150 हियर, 15 हियर, 1.5। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल हाईफ्लेक्स EDM के अंदर हमारे पास जो रिकमेंडेड टॉर्क आएगी इट विल बी अराउंड 2.5। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने जो टेस्टिंग की होती है ना अपने इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट की, वो बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में की होती है। उन्होंने पाकिस्तानियों की कैल्शिफाइड दांतों के अंदर उन्होंने टेस्ट नहीं किया होता फाइलों को। तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा उसकी रोटेशनल स्पीड, ये जो फाइल का मैकेनिज्म है ये 500 RPM के ऊपर है, बट आपने इसको 400 से बिलो नहीं रखना क्योंकि ये काम नहीं करेगी, बार बार अनवाइंड होगी। ठीक है, अगर आप इसको कम रखेंगे। टॉर्क 2.5 इज मैक्सिमम। मेरी सजेशन ये है कि आप 2 से 2.4 के मिनिमम रखें। हमेशा मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन से स्लाइटली कम रखा करें फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड। अब देखें, अब मैंने आपको कहा कि 700 टाइम्स रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर, बट स्टिल लाइक ऑल नाइट्राइल फाइल इट्स प्रोन टू फ्रैक्चर। ऑप्टिमम सेटिंग्स जो मैं आपको बताई हैंड्स ऑन सेशन में आपको भी पता चल जाएगा। अगेन ये रिलेशनशिप देखें, अगर आप टॉर्क इंक्रीज कर रहे हैं तो अपनी रोटेशन स्पीड को कम कर दें ताकि चांसेस ऑफ फ्रैक्चर कम हो जाए, और अगर आप रोटेशन स्पीड इंक्रीज करें तो अपनी टॉर्क कम करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द ऑटो रिवर्स फंक्शन, बिकॉज एनी टाइम ये कहीं पर भी हिट होगी इट शुड ऑटो रिवर्स, अदरवाइज काफ़ी बुरी तरह से डेंटीन में इंगेज हो जाती है। There are some endomotors with apex locators and without. In the past there were problems, but the technology has improved itself a lot. तो आप जो है with apex locator यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न सिस्टम इस किस्म के भी आ चुके हैं कि जो आप एपिकल एरिया में होते हैं तो वो एक्चुअली सेंस कर रही होती है, वहाँ पर टॉर्क और रोटेशन को ऑटोमेटिकली कम कर देती है। जैसे कि साइब्रॉन ने TF एडाप्टिव के नाम से जो है एक एंडोमोटर, एक्सीलेंट एंडोमोटर, वो सेंस करती है कि आप एपिकल थर्ड में पहुँचे तो वहाँ पर आके वो कंटिन्यूस रोटेशन के बजाय रेसिप्रोकेशन पर आ जाती है। ठीक है, जब वो देखती है कि रेजिस्टेंस अब कम हो गई है तो वो रोटेशन पर आ जाएगी, प्रिपरेशन होगी, ऑटो रिवर्स आप इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। इरिगेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने शुरू में भी कहा था कि इट्स कीमो मैकेनिकल। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे इट वाज द मैकेनिकल क्लीनिंग। अभी तक हमने यहाँ पर केमिकल क्लीनिंग नहीं की, सलाइन से क्लीनिंग नहीं होती है, सलाइन से क्लीनिंग नहीं होती। हाँ, यहाँ पर हमारी जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं 2.5 to 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड, इट्स मैंडेटरी, इट्स टोटली मैंडेटरी। एक्वस कीलेटर्स में हमें EDTA लिक्विड फाइनल रिंस के लिए याद रखें। आपको जो फाइनल मैजिक होता है ना, जिसमें लैटरल कैनाल जो फिल होती हैं या जो एपिकल पफ बनता है, उसमें EDTA का बड़ा रोल है, because it removes the smear layer and it blocks a lot of dentinal debris. Viscous chelators में हमारे पास EDTA जेल कि अगर आप at the time जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो मेरी सजेशन ये है कि आप फर्स्ट टाइम इसको EDTA को बजाय आप ग्लव पर लगाएं, आप चैम्बर में इसको थोड़ा सा इसको फिल कर दें, ये की बात शुरू में। उसके बाद आप कंप्लीट आप फाइलिंग करें। अब ये विस्कस कीलेटर्स इनका काम क्या होता है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक सस्पेंशन बना देते हैं, एम्बल्सिफिकेशन करते हैं। क्लोरहेक्सिडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर उससे पहले आपने ये करना है, क्लोरहेक्सिडीन से पहले आपने एटलीस्ट once or twice you have to wash it up with saline or distilled water. रीजन क्या है? There is a strong chemical reaction between sodium hypochlorite and chlorhexidine. ठीक है, it leads to precipitate formation. तो बेहतर ये है कि आप पहले अगर आपने हाइपो यूज कर लिया है, उसके बाद एटलीस्ट अ सिंगल वॉश आप कर लें उसको सलाइन से या डिस्टिल्ड वाटर से, देन यू शुड ड्राई एंड देन वॉश विद क्लोरहेक्सिडीन। और क्लोरहेक्सिडीन एक्सीलेंट मींस इवन पोस्ट ऑफ पेन कंप्लेंट के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। सोडियम हाइपोक्लोराइड इज extremely toxic and leads to extreme tissue reaction. तो मेरा आपको मशवरा ये है कि never force any irrigant in the canal, but rather you should use a tapping motion कि बस drop करके canal में जाता रहे and then you just use filing methods or other. Viscous chelators में जिससे मैं आपको बताया था EDTA gel, ये काम क्या करती है? ये basically emulsification और ये जितना भी cutting debris है उसको एक सस्पेंशन में बाइंड कर देती है। और जो भी आप एक अल्कलाइन टाइप
आप इरिगेंट सोल्यूशन फॉर एग्जांपल हाइपोक्लोराइड आप यूज़ करते हैं तो वो सारा का सारा एक साथ फ्लश आउट कर देती है, यू डोंट हैव टू यूज ओवर एंड ओवर। उसी तरह से 17% EDTA सोल्यूशन एक्सीलेंट लुब्रिकेशन, ये आपको भी पता चल जाएगा। एक्सीलेंट लुब्रिकेशन एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ द स्मीयर लेयर, ठीक है। आई एम ऑन द साइड कि स्मीयर लेयर रिमूव होनी चाहिए फॉर द बेटर पेनिट्रेशन ऑफ द सीलर। ओके, सो क्लिनिकल प्रोसीजर क्या है? हमने एक्सेस ओपनिंग भी कर दी है, एक्सेस रिफाइनमेंट भी कर दी है, केनाल्स भी निगोशिएट हो गई हैं, केनाल्स हमने स्काउट भी कर दी है, वर्किंग लेंथ और पैटर्न्स भी हमने एस्टेब्लिश कर दी है। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने बल्क चैम्बर को फिल कर देना है सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। उसके बाद आपने नंबर 10 की फाइल लेनी है। नंबर 10 की फाइल किस कंसंट्रेशन में हम करेंगे? सर फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड आप 3% तक आप यूज कर लें, 2.5 to 3%, ठीक है। अगर आप रबर डैम यूज कर रहे हैं, अगर आप स्टील यूज कर रहे हैं, आप 5% तक आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप ये 3% सोल्यूशन को अगर आप 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप इसको हीट करके अगर आप यूज करते हैं तो इसकी एफिकेसी वही है जो 5.25 की है। अब इसको 60 डिग्री पे कैसे किया जाए? उसकी क्लिनिकल डिग्री, जो कॉफी मेकर्स होते हैं ना, इनकी जो प्लेट होती है इट्स कांस्टेंट टू 60 डिग्री, ताकि आप जो कॉफी पीते हैं ना वो 60 डिग्री, उसके ऊपर आप एक ग्लास बीकर रखने के बाद आप अपना हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन उसके अंदर डिप कर सकते हैं। वो आप एक कांस्टेंट 60 डिग्री पर रहेगा अगर आप इफ यू आर परफॉर्मिंग फ्रीक्वेंट एंडोडोंटिक्स, उसके लिए सही आप टिप जो है। ओके, सो फर्स्ट आपने जो है केनाल निगोशिएट करने के साथ आपने उसकी एक एंगुलेशन एंड स्पेशली अबाउट दिस डेंटिन शेल्फ, इसको ना भूलिएगा बिकॉज यही वो एरिया है जो अननेसेसरी स्ट्रेस कॉज करता है फाइल सिस्टम पर, जिसकी वजह से फाइलें फ्रैक्चर होती हैं। और उसके बाद आपने यू हैव टू ट्राई टू प्रोसीड टूवर्ड्स एपेक्स। मैंने कहा कि यू हैव टू ट्राई, फोर्स नहीं करना, यू आर जस्ट नेगोशिएटिंग। वॉच 1 आप मोशन दें और यूजुअली 4 से 5 कटिंग साइकिल्स ही रिक्वायर्ड होती हैं जिसमें आप ऑल द वे टू द एपेक्स तक पहुंच जाते हैं। दैट्स स्काउटिंग हो गई है। नेक्स्ट आपने देखा कि नंबर 10 आपने यूज की, नंबर 15 फॉर एग्जांपल आपने ऑल द वे टू द एपेक्स आपने उसको यूज कर दिया, बट स्टिल फाइल के अंदर एक एंगुलेशन, फाइल इज नॉट स्ट्रेट एंड टॉल, इट इज मेकिंग अ सर्टेन एंगल। देखें आप, ये एंगल बन रहा है, ये अननेसेसरी बेंड इज नॉट गुड। ये रीजन क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? यही वो आप मुझे बता रहे थे स्ट्रेस। अब आप फॉर एग्जांपल आपने रोटरी फाइल आपने इंट्रोड्यूस की और रोटरी फाइल जो है वो ग्रेडेड टेपर में होती है, नैरो फ्रॉम द टिप बट ब्रॉडर इन दैट एरिया। उसका क्या है कि अननेसेसरी फोर्स जब इस एरिया में पड़ेगी तो फाइल के चांसेस हैं कि वो ब्रेक हो जाए। यू हैव टू डिफाइन दैट एरिया, ये वो एक। अब आपने उसको किस तरीके से डिफाइन करना है? आप SX यूज कर लें या डायरेक्टली आपका जो ऑरिफिस ओपनर है, जो हाई फ्लेक्स EDA आज हम करेंगे, इसका आपने डायरेक्टली ऑरिफिस ओपनर पर आना है। आपने डायरेक्टली ऑरिफिस ओपनर से आपने केनाल के अंदर आपने इंसर्ट करना है और आपको पता है कि ये डेंटिन शेल्फ है। अवे फ्रॉम द फर्केशन, ये फार्मूला आप याद रखें, अवे फ्रॉम द फर्केशन टूवर्ड्स द एक्सियल वॉल। आपने इसे पेंट ब्रश की तरह ब्रश कर देना है। उससे क्या होगा, आपका ये एरिया जो डेंटिन शेल्फ है ये स्मूथ हो गया। और साथ साथ चूंकि इसका टेपर इतना ज्यादा है फाइल का, 25 की टेपर और 12% टेपर है, तो इसने समझे कि ऑटोमेटिकली इसकी प्रिपरेशन के साथ इसने कॉर्नर और अ लिटिल बिट मिडिल थ्रेड प्रिपेयर भी कर दिया है। मैजिक अगेन, ठीक है। तो सिंगल यूज से आप ये कर सकते हैं। अब आपको जीजीस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड हैव जीजी इन योर आर्मामेंटेरियम की इन केस अगर आपको अगर कभी यूज करना पड़ जाए। अब देखेंगे एक सिंपल से स्टेप्स है कितना बड़ा फर्क पड़ा है। ये एक सिंपल से स्टेप्स है और ये क्या किया है, मैंने ड्रिलिंग नहीं की है, आई एम जस्ट पेंटिंग अगेंस्ट दिस वॉल। उससे क्या हुआ है, ऑलमोस्ट मिडिल थ्रेड तक की प्रिपरेशन भी हो गई है, मेरी वर्किंग लेंथ भी प्रॉपर एडजस्ट हो गई है बिकॉज देयर इज नो अननेसेसरी कर्वेचर, प्लस इट इज स्ट्रेट एंड टॉल एंड गिविंग मी प्रॉपर फीडबैक ऑफ द एपिकल एरिया।
दिस इज द एडवांटेज ऑफ द प्री लर्न। अच्छा, ऑरिफिस सॉफ्टवेयर आपने यूज किया, इरिगेट करें दोबारा से कैनाल को। फ्रीक्वेंट इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिकैपिचुलेट क्या है? कोई नंबर 10 की फाइल आपने यूज करनी है और उसे आपने जस्ट एपेक्स तक लेकर आना, थोड़ा सा एपेक्स से बाहर निकाल के देखना है कि आपकी जो कैनाल है वो ओपन है और पेटेंट है, वो कहीं से ब्लॉक नहीं हुई। ठीक है, दिस इज बैलेंस। समटाइम्स हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, देयर आर इरेगुलरिटीज इन द एपिकल थ्रेड, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? वो होती किस किस्म की है? आपने देखा होगा, फील किया होगा कि बाजुकात फाइल जो ना ऑल द वे टू द एपेक्स एक दफा तो चली जाती है मगर दूसरी दफा नहीं जाती है, तीसरी दफा चली जाती है मगर चौथी दफा नहीं जाती है। मींस उसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है, वो आप बार बार नहीं कर सकते। रीजन क्या है? दिस एपिकल डेल्टा, ये एपिकल डेल्टा जिसकी वजह से आपको ये कैनाल्स इरेगुलर होती हैं एंड इट्स ब्लॉकिंग द पाथवे। हाउ यू कैन मैनेज इट? इट्स वेरी सिंपल। प्री कर्व करें फाइल को, प्री कर्व करें और हल्का सा विगल करें जहां पर भी इंगेज हो, माइनर एपिकल प्रेशर विद काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि के फाइल है ना, के फाइल क्लॉकवाइज में भी कट करेगी और काउंटर क्लॉकवाइज में भी कट करेगी। तो हमने यहाँ पर उसको ज्यादा एंगेज नहीं करना डेंटिन को, इसलिए हम काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हैं। और चूंकि हमने एपेक्स करना है तो इसलिए हम स्लाइटली एपिकल प्रेशर, डेंटिन एंगेज नहीं करनी बट हमने डेंटिन कट करनी है। एपिकल प्रेशर विद काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगेन आपने देखा कि कैनाल की पेटेंसी को मेजर किया जा रहा है, ये दो डिफरेंट कैनाल्स हैं जो कि मिल रही हैं। अब ये सिंगल फाइल से कंप्लीट प्रिपरेशन, पेटेंसी स्टैब्लिश हो गई है, वर्किंग लेंथ ले लिए और पेटेंसी, याद रखिएगा वर्किंग लेंथ और पेटेंसी दोनों साइड बाय साइड हैं। स्टैब्लिश करने के बाद आपने इसे कैनाल के अंदर इंसर्ट करना है एंड इट विल फॉलो द शेप ऑफ द कैनाल। या क्लियर मॉडल में आपने से देखा है, वंस यू इंसर्ट इट इनसाइड द कैनाल इट विल फॉलो, इवन it can pass this apical area, this apical delta, यहाँ पर दो कैनाल्स आकर ज्वाइन होंगे। It senses, unlike any other नाइटाइप फाइल जिसके अंदर एक स्ट्रेट शेप ही है, उसे अगर आप कर्व करेंगे तो वो दोबारा स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी, बट इसकी खास बात ये है कि it follows the natural pathway और इसकी जो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन कटिंग एजेस हैं वो तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपकी कटिंग बड़ी ऑप्टिमल होती है। यह नहीं कि किसी एरिया में ज़्यादा किसी एरिया में कम। अब आप देखेंगे एपिकल प्रिपरेशन कितनी स्मूथली, यहाँ तक कि इस एरिया इस कर्व और उसके बाद सेकंड कर्व यहाँ से भी इसको फॉलो कर लेगा क्लियर मॉडल। अच्छा, डिब्री बड़ा फ्रीक्वेंटली, क्योंकि फाइल का टेपर ज़्यादा होता है, कटिंग बड़ी शार्प है, तो उसके नतीजे में इसने डिब्री भी उतना ज़्यादा क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बन जाएगी कि आपने एटलीस्ट उसको इरिगेट बार बार करना है। सर इरिगेट किस गेज में करना चाहिए? सर इरिगेट के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए साइड वेंड नीडल्स। ठीक है, आइडियली तो ये है कि देखिए अगर आपकी नीडल टिप जो है, कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि नीडल की जो पेनिट्रेशन है ना जो सोल्यूशन की, वो होती है जस्ट 1 मिलीमीटर बियॉन्ड द टिप। मिसाल के तौर पे वर्किंग लेंथ 25 मिलीमीटर है, आपकी नीडल जो है सिर्फ और सिर्फ 16 मिलीमीटर तक जा रही है, तो एक स्टडी कहती है कि 17 मिलीमीटर तक से जस्ट क्लीनिंग हो रही है, उससे आगे नहीं जा रहा है। बट हमारे पास जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स जैसे आ गए, माइक्रो ब्रशेज आ गए हैं, एपिकल ब्रशेज हैं, एंडो एक्टिवेटर है, अल्ट्रासोनिक टेक्निक्स हैं, उससे हम उस सोल्यूशन को एनर्जाइज करते हैं ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए सोल्यूशन की और उसकी डिजॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ जाए और उससे वो साइड लैटरल कैनाल सब चीज़ों को क्लीन कर सकें। साइड वेंड नीडल्स आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उससे आप यूज़ कर सकते हैं। वो 27 टू 31 गेज तक की है और 31 गेज तो वो है कि आप ऑल द वे टू द एपेक्स तक जा सकते हैं। साइड वेंड का ये फायदा है कि अगर आप फोर्स करेंगे तो उसकी एपिकल एरिया से सोल्यूशन नहीं आएगा, उसके साइड से निकलेगा, तो देयर आर लेस चांसेस कि एपिकल एक्सट्रूजन नहीं होगी। वी विल प्रोवाइड यू द साइड वेंड नीडल्स एज वेल। ओके, सो प्रोटोकॉल एक बार जो है ना आपने माइंड में कर लीजिए कि यूज द इरिगेंट्स फ्रीक्वेंटली बिकॉज they generate a lot of debris. Final rinse with 1 ml solution. मैं उसके लिए जो बल्कि 1 ml भी ज़्यादा है, आप इंसुलिन सिरिंज लें, इंसुलिन सिरिंज
उसके लिए आप पर कैनाल 1 यूनिट चाहिए होता है, 3 यूनिट्स टोटल चाहिए 3 कैनाल्स के अंदर। आप उसका ओवरऑल इफेक्ट देखें कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है आपको फील होगा बगैर कि लैटरल कैनाल्स के अंदर स्प्रेड हुआ है, सीलर पेनिट्रेट हुआ है, क्योंकि स्मेयर लेयर रिमूव होगी तो सीलर पेनिट्रेट होगा ना। नहीं वो हम 30 गेज के साथ नहीं करेंगे। 30 गेज के साथ जो ये आप बात कर रहे हो ETDA की। जी सर, ETDA पे तक कैसे लेके जाएंगे? सर क्योंकि हमारी ऑलरेडी प्रिपरेशन जो है ना, जो फाइनल रिंस हमने करना है, हमारी ऑलरेडी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई है। एक EDT सोल्यूशन ऑल द वे टू एपेक्स बड़ा इजीली जा सकता है। आप खुद फील कीजिएगा, आज आप प्रिपेयर करेंगे आप खुद फील कीजिएगा EDT सोल्यूशन। दूसरा हमारे पास जो ये 27 गेज नीडल्स हैं, इनसे आप ऑल द वे टू दी एपेक्स लेकर जा सकते हैं। सेकंड दैट आई एम यूजिंग, आई मीन कहने का मकसद ये है कि ETDA के लिए हम आपने कहा कि इंसुलिन सिरिंज की तो बड़ी छोटी बहुत छोटी सी है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं डोज की वजह से कह रहा हूँ कि यू जस्ट नीड 1 यूनिट डोज इन अ कैनाल, ठीक है। उसमें आपने बस थोड़ी देर 1 मिनट एप्लीकेशन, बिकॉज इट हैज इटसेल्फ हैज a dissolving capacity inorganic, along with it will remove all the smear layer, open up the tubules, making them more receptive कि आपके सीलर उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सके और अपना हीलिंग इफेक्ट्स दिखा सके। Final rinse with saline, dry, whether you proceed for obturation और अगर आप इंट्राकेनाल मेडिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं। ETDA के बाद सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, सॉरी ETDA के बाद तो वॉश नहीं करोगे उसको डायरेक्टली? नहीं, ETDA यूजुअली 15 मिनट्स के बाद नो डाउट वो कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाता है, बट द प्रोटोकॉल इज दैट यू शुड वॉश ऑल द रेमिनेंट्स बिकॉज इट मे इंटरफेयर द कंपोजिशन ऑफ सीलर, इट मे इंटरफेयर विद द कंपोजिशन ऑफ द सीलर। वो अगर आप उसे ड्राई कर रहे हैं, द इफेक्ट कंप्लीटली इफेक्ट शुड बी, और उसमें आप रिकमेंडेशन ये है कि आप 70 to 96% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करें फाइनल रिंस, because it has the ability to bond combine with water and make them evaporate। या फाइनल रिंस अब सलाइन में नहीं है, अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया है। There are some cases which were done with the Hyflex EDM system, and I would like to call upon Dr. Zuhair Arif, so he will start up his session and he will show you some of the cases that we have done under the banner of ARCD, and some of these cases were selected as the best case in Style Italiano endodontics. The recent workshop that we are conducting here, and I'm very thankful to President BDA, General Secretary Dr. Naseem, and everyone who invites us from Lahore to conduct a workshop here. It's an honor for all of us. We are young ones who just started our career, and we believe that we are here to tell you some good, important points about endo. The main focus of ARCD, I started that academy 1 year back. We were only 3 members at that time. But now, Alhamdulillah, now we have about 7,000 members at ARCD, and the people from all over the countries, they publish their cases, and at the end of the week, we announce best case of the week, and at the end of the year, we announce best case of the year. It's a competition. So I, as a member of the ARCD, invite you, all of you guys, come and join ARCD and post cases, and we will see it, and then you are all in a competition with foreigners, you know, from the England, from Australia, from Bangladesh, from India. People are doing their cases, and they regularly, on daily basis, they post their cases. So it's good for you guys, come here and join ARCD and post their cases. Hyflex, Dr. Kashif told you about Hyflex EDM. It's the most flexible file that I have ever seen in my life, and I did a few cases with Hyflex EDM, so I will show you here. That is my case that I done 3 months back. That was the best case in Style Italiano endodontics. That case is impossible to do with the manual files. That case is impossible to do with the manual flow papers, rotary flow papers even. That case we can only handle with those files that can negotiate these curves. That is only possible with the Hyflex EDM system.
That's the first case that I did with HyFlex CDM. Next one, you can see here the curve of the canals, you know, and these third molar, wisdom tooth, reduced mouth opening, and highly curved canals, that is possible with the HyFlex CDM. Okay, the same thing. It's a lower first mandibular molar, 3 mesial canals and 1 distal canal, and the one middle lingual canal is very curved. You know, you cannot negotiate that canal without using a flexible file system, and that flexible file system is only in case of HyFlex CDM. Then, Dr. Kaushik told you about radix entomolaris and paramolaris. These are the cases that I done, and that's also a best case in style Italian orthodontics. I got about 500 likes. That's not from Pakistan. That's from all over the world. You know, the same here. It's a radix entomolaris. And these cases are done by my colleagues, Dr. Kashif Nair. You have seen to what HyFlex bringing you. It gives you a time to do the most curved canals. You know, most of the times you don't have the straight canal systems. So कुछ patients आते हैं जिनकी canals highly curved होती हैं. तो कुछ साल पहले जब HyFlex CDM नहीं थी, हमें इतना आइडिया नहीं था, तो मोस्टली हम क्या करते थे, हम ट्रांसपोर्टेशन करते थे. अगर हम पहले पे किनार प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी गो स्ट्रेट. हम किनार को निगोशिएट नहीं करते थे, वी मेक अनदर किनार. तो ये जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं, इस वर्कशॉप का मकसद क्या है, ताकि आप लोग HyFlex CDM के बारे में कुछ आपको आइडिया हो. ठीक है, आपको आइडिया हो, देन यू कैन यूज इट. आज हम आपको क्लिनिकली प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप बेसिक HyFlex CDM से आप किस किस कैनाल्स को निगोशिएट कर सकते हैं, और इससे बेस्ट क्यों बेस्ट है ये बाकी फाइल से, क्यों डिफरेंस है, डिफरेंट है ये. रीजन ये है कि बाकी जो फाइल सिस्टम है दे कैन नॉट कर्व, आप जब फाइलिंग